हेलो स्टूडेंट्स, ये झांसी की रानी सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित झांसी की रानी कविता का नेक्स्ट पार्ट यानी सेकेंड पार्ट हम पढ़ेंगे, जिसका 9th नंबर का अवतरण है। देखिए, रानी रोई रनवासों में, बेगम गम से थी बेजार। रनवास यानी रानियों के रहने का भवन, और बेजार यानी व्याकुल। उनके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ते के बाजार। सरेआम नीलामी छापते थे अंग्रेज के अखबार। सरेआम यानी सार्वजनिक रूप से, यानी सबके सामने खुले में। नागपुर के जेवर ले लो, लखनऊ के लो 9 लाख हार। 9 लाख यानी 9 लाख का हार। यो पर्दे की इज्जत परदेशी। पर्दे की इज्जत यानी मर्यादा, प्रतिष्ठा, मतलब विदेशों के हाथ में बिक रही थी, के हाथ बिकानी थी यानी बिक रही थी। बूंदेले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी। कहने का मतलब ये कि कवयित्री ये कहना चाहती है कि अंग्रेजी शासकों के अत्याचार से जो रानियां थी और बेगमें थी, वो अत्यंत पीड़ित हो गई थी। मतलब मुसलमान राजा और अंग्रेजों द्वारा सताए जा रहे थे हिंदू और मुसलमान। मतलब उस समय सताए जा रहे थे, हराए जा रहे थे। और उनकी रानियां भी जो राजमहलों में रहती थी, वह भी बहुत दुखी रहती थी। और जो बेगम है, उनके तो गम के मारे बुरा ही हाल था। और जो उनके गहने कपड़े रानियों के और जो बेगम के उनके गहने कपड़े थे, वो अंग्रेज उनके राज्य के कपड़ों आभूषणों को कलकत्ते के बाजार में खुलेआम यानी सरेआम नीलाम कर देते थे, यानी बेच देते थे। और ये जो नीलामी की जो ये खबरें हैं, ये समाचार पत्र में बिना किसी रोक टोक, बिना किसी हिचक के छपवा देते थे। और वे विज्ञापन छपवाते थे, मतलब अखबार में, कि नागपुर के जेवर ले लो तथा लखनऊ के 9 लाख का हार ले लो। इस तरह की खबरें अखबार में छपवाते थे अंग्रेज लोग। जब झांसी के राजा का निधन हो गया, उसके बाद झांसी की रानियों का ये हाल हो गया था। और कवयित्री कहती है कि यूं तो रानियां जो है और जो मुसलमानों की जो बेगम है, वो पर्दे में रहा करती थी, लेकिन किंतु उनके कपड़े और गहनों की जो नीलामी के विज्ञापन अखबारों में छापने से मानो उनकी इज्जत ही बिकी जा रही है। मतलब ऐसा लगता था कि उनके कपड़े और गहने सरेआम बिक रहे थे। ऐसा लग रहा जैसे उनकी इज्जत ही सरेआम बिक रही है। हमने सुनी कहानी थी, मतलब ये कहानी हमने बूंदेले हर बोलो के मुंह से ये कहानी हमने सुनी थी। नेक्स्ट, कुटियों में थी विषम वेदना, महलों में आहत अपमान। विषम यानी बहुत कठिन, वेदना यानी पीड़ा, और आहत यानी घायल, जख्मी। वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान। पुरख यानी पूर्वजों का। नाना धुंधु पंथ पेशवा, जुटा रहा था सब सामान। बहन छबीली ने रणचंडी का, रणचंडी यानी युद्ध भूमि में मारकाट करने वाली देवी का कर दिया प्रकट आह्वान। आह्वान यानी पुकारना, यानी उनको धमकी देना या मतलब घोषणा कर देना। हुआ यज्ञ प्रारंभ उन्हें तो, यज्ञ ने या स्वतंत्र संग्राम का यज्ञ। सोई ज्योति जगानी थी, यानी सोया हुआ सम्मान। बूंदेले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी। कवयित्री कहती है कि जब गरीब लोग झोपड़ियों में रहते थे, तो वे अंग्रेजों के अत्याचार के कारण परेशान थे, और महलों में रहने वालों के स्वाभिमान को चोट पहुंचती थी। कुटियों में वही गरीब लोग झोपड़ों में रहते थे तो परेशान रहते थे, और महलों में रहने वाले के स्वाभिमान को चोट पहुंचती थी। तो भारत के जो वीर सैनिक थे, उन्हें भी अंग्रेजों के शासन में उनके व्यवहार से कष्ट होता था। उनमें अपने पूर्वजों का अभिमान था, मतलब उन वीर सैनिकों में अपने पूर्वजों का अभिमान था। तो ये नाना
धुंधुपंत और बाजीराव पेशवा परेशान होकर अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने का सारा सामान जुटा रहे थे, मतलब तैयारी कर रहे थे। और ये नाना की जो मुंह बोली बहन थी लक्ष्मीबाई ने तो अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की खुली घोषणा कर दी थी, मतलब उसने रणचंडी का रूप धारण कर लिया था। अब वो युद्ध के मैदान में उतरने के लिए पूरी तरह से तैयार हो गई थी। तो नाना साहब, लक्ष्मीबाई आदि ने देश को अंग्रेजों से आजाद कराने का स्वतंत्रता संग्राम रूपी यज्ञ आरंभ कर दिया और उनके देशवासियों में आजादी की चेतना जगाना था। मतलब इनका नाना का, धुंधुपंत का, लक्ष्मीबाई का देशवासियों के अंदर आजादी का चेतना जगाने का उद्देश्य था इनका। और ये बातें हमने बूंदे लहर बोलो के मुंह सुनी कहानी थी। लिखा ना कि सोई ज्योति जगानी थी, मतलब देशवासियों के अंदर स्वतंत्रता संग्राम, आजादी की चेतना का उद्देश्य, आजादी की चेतना जगाने का उद्देश्य था, मतलब इन लोगों का। तो ये कहानी हमने बूंदे लहर बोलो के मुंह से सुनी थी। इसमें यहाँ पर रूपक अलंकार होगा क्योंकि स्वतंत्रता संग्राम रूपी यज्ञ आया है, तो यहाँ पर रूपक अलंकार का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट, महलों ने दी आग, झोपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी। यह स्वतंत्रता की चिंगारी अंतरतम से आई थी। अंतरतम यानी अंतर आत्मा से। और यह महलों ने दी आग का मतलब है कि राजा और बादशाहों ने युद्ध शुरू किया था। चिंगारी, वही युद्ध की चिंगारी। ये झांसी चेती, दिल्ली चेती, लखनऊ लपटें छाई थी। चेती यानी सचेत हो गई थी, मतलब अब अलर्ट हो गई थी। मेरठ, कानपुर, पटना ने भारी धूम मचाई थी। धूम यानी हलचल मचा दी थी युद्ध के लिए। जबलपुर, कोल्हापुर में थी कुछ हलचल उकसानी थी। उकसानी यानी उत्तेजित करने वाली। तो देखिए, कवियत्री कहती है कि अंग्रेजों के विरुद्ध जब स्वतंत्रता संग्राम, मतलब संग्राम करने का जो बिगुल बच गया था और जो चेतना देशी राजाओं और नाना साहब आदि में जो जग गई थी, वो उन्होंने मतलब देशी राजाओं में भी जगाई थी और झोपड़ियों में रहने वाले निम्न स्तर के साधारण लोगों ने साथ देकर उसे और बड़ा रूप बना दिया था। मतलब ज्वाला सुलग गई थी, युद्ध की ज्वाला, और थोड़ी सी आग को ज्वाला बनाने का काम किया था। मतलब इन्होंने तो चिंगारी लगा दी थी, नाना, धुंधुपंत, इन सब ने तो चिंगारी लगा दी थी और इस चिंगारी ने मतलब एक ज्वाला का रूप ले लिया था। यह चिंगारी को लोग हृदय से ही महसूस करने लग गए थे और अंग्रेजों को देश से भगाना इसी जागृति का परिणाम था कि विद्रोह, ये जो विद्रोह की ज्वाला है, इसमें झांसी, दिल्ली के महलों में जगा था और इसे व्यापक बनाने में, यानी इसे बड़े लार्ज स्केल पर बनाने में लखनऊ ने भी योगदान दिया। मतलब लखनऊ के लोग भी इस स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में उतर पड़े और मेरठ, कानपुर और पटना ने भी खूब विद्रोह किया था। इसके साथ ही विद्रोह का कुछ भाव जबलपुर, कोल्हापुर की रियासतों में भी दिखाई दिया। ये बातें हमने मतलब बूंदे लहर बोलो के मुंह सुनी थी। मतलब इन लोगों ने ये स्वतंत्रता संग्राम की चिंगारी लगाने का काम झोपड़ियों से स्टार्ट, महलों से स्टार्ट किया, जो स्टेट और राज्य मतलब झांसी, दिल्ली, लखनऊ सभी और छा गई और जबलपुर, कोल्हापुर यहाँ पर भी हलचल मच गई थी। मतलब ये लोग भी इन अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े हो गए थे। मतलब ये चिंगारी मतलब बड़ा रूप ले चुकी थी, व्यापक रूप में अंग्रेजों के खिलाफ आग की लपटें उठने लग गई थी। नेक्स्ट, इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम। नाना, धुंधुपंत, तात्या, चतुर, अजी मुल्ला सरनाम, ये सब जो इस स्वतंत्रता संग्राम में जिन वीरों ने अपना बलिदान दिया, ये उन वीरों के नाम है।
अहमद शाह मौलवी ठाकुर कुंवर सिंह सैनिक अभिमान। भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम। लेकिन आज जुर्म कहलाती उनकी जो कुर्बानी थी, बूंदे लहर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। कवयित्री कहती है कि महायज्ञ का मतलब यहाँ पर है महान यज्ञ, और वीरवर यानी वीर व्यक्ति, और सरनाम यानी प्रसिद्ध हुए। अभिराम, अभिराम का मतलब होता है सुंदर, अभिराम का मतलब है सुंदर। और इतिहास गगन यानी इतिहास रूपी आकाश, यहाँ पर भी रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो देखिए कवयित्री कहती है कि अंग्रेजों से देश को आजाद कराने के लिए संग्राम में अच्छे अच्छे वीर पुरुष मारे गए, मतलब बलिदान हो गए। उनमें नाना, धुंधु, पंत, तात्या टोपे, अजीमुल्ला, चतुर, अजीमुल्ला, मतलब सरनाम, मतलब ये सारे प्रसिद्ध हो गए। अहमद शाह मौलवी ठाकुर कुंवर सिंह जैसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, जो ये सभी भारत के इतिहास रूपी आकाश में, यहाँ पर रूपक अलंकार होगा, इतिहास रूपी आकाश में सदा अमर रहेंगे, मतलब इन लोगों के नाम। लेकिन आज ऐसा काम करना, सत्ता के खिलाफ बगावत करना अपराध ही कहलाएगा। मतलब आज वर्तमान में सत्ता यानी जिसकी पार्टी रहेगी उसके खिलाफ, तो आज के समय में ऐसा काम करना अपराध ही कहा जाएगा, क्योंकि देश में आज अपना राज्य है। हमने स्वतंत्रता संग्राम की ये बातें बूंदे लहर बोलो के मुंह से सुनी थी। उस समय झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने खूब मर्दानगी, खूब वीरता दिखाई और उसने अंग्रेजों से टक्कर ली थी। नेक्स्ट, इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहाँ खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। लेफ्टिनेंट वॉकर आ पहुंचा आगे बढ़ा जवानों में, रानी ने तलवार खींच ली हुआ द्वंद आसमानों में। जख्मी होकर वॉकर भागा, उसे अजब हैरानी थी, बूंदे लहर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। गाथा, गाथा यानी कहानी, मर्द, मर्द यानी वीर, और मर्दानों यानी वीरों में, जवानों यानी सैनिकों, और द्वंद, द्वंद यानी दो व्यक्तियों का युद्ध, असमान जो समान न हो, जख्मी यानी घायल, अजब यानी विचित्र, और हैरानी यानी आश्चर्य। तो देखिए कवयित्री ये कहती है कि नाना साहब और आदि के द्वारा शुरू स्वतंत्रता संग्राम के इस वर्णन को छोड़कर अब झांसी में हुए युद्ध का वर्णन करें। तो देखो वहां झांसी की रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से लड़ने के लिए युद्ध क्षेत्र में पुरुषों की भांति डट गई। ये झांसी का वर्णन है, ये झांसी की बात बता रही है कि इन सब की गाथा तो छोड़ देते हम, ये जो ऊपर नाम गए इनके छोड़ देते, मतलब अब झांसी की बात बता रहे हैं इसलिए। और झांसी के में युद्ध में, झांसी के युद्ध का वर्णन हो रहा है, तो वहां पर रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से लड़ने के लिए युद्ध क्षेत्र में वीर पुरुषों की भांति डट गई। और तभी वहां लेफ्टिनेंट वॉकर, जो अंग्रेजों का लेफ्टिनेंट है, वो विशाल सेना लेकर आ गया और जवानों के आगे आकर युद्ध करने लगा। तब रानी ने उस पर वार करने के लिए अपनी तलवार खींच ली। फिर दोनों असमानों में द्वंद युद्ध हुआ, मतलब दोनों सेनाओं में धमाधम युद्ध हुआ, अर्थात एक महिला तथा एक पुरुष असमान हुए ना, जिनमें कोई समानता नहीं थी, फिर भी दोनों के बीच घमासान युद्ध हुआ था। और वॉकर ही इस द्वंद युद्ध में घायल होकर भाग खड़ा हुआ था। उसे रानी की वीरता देखकर आश्चर्यचकित परेशानी का अनुभव हुआ, आश्चर्यचकित भी हुआ और परेशान भी हुआ। यह बात हमने बूंदे लहर बोलो के मुंह सुनी कहानी थी।
नेक्स्ट, विजय मिली पर अंग्रेजों की फिर सेना घिर आई थी। अब के जनरल स्मिथ सम्मुख था, उसने मुंह की खाई थी। ये मुंह की खाना मुहावरा है, मतलब असफल होना। कान्हा और मुंद्रा सखियां रानी के संग आई थी। ये झांसी की रानी की सहेलियां हैं, कान्हा और मुंद्रा। युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी, पर पीछे ह्यूरोज आ गया। हाय गिरी अब रानी थी, बूंदो लहर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। ह्यूरोज एक अंग्रेज सेना नायक था। कवियत्री कहती है कि ग्वालियर में लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों को हराया, किंतु पीछे से अंग्रेजों की सेना ने आकर उसे घेर लिया। इस बार रानी के सामने जनरल स्मिथ खड़ा हुआ था, किंतु उसे भी लक्ष्मीबाई से हार माननी पड़ी थी। मुंह की खाई थी मतलब हार माननी पड़ी थी। लक्ष्मीबाई के साथ उसकी कान्हा और मुंद्रा नाम की सखियां भी युद्ध कर रही थी, मतलब ये उसकी सहेलियां थी। उन्होंने भी बहुत मारकाट की, युद्ध में बहुत मार मचाई। इस दौरान अंग्रेज अधिकारी ह्यूरोज अपनी सेना लेकर आ गया तथा रानी उन सैनिकों के बीच घिर गई थी। ये बातें हमने बूंदे लहर बोले मुंह सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। नेक्स्ट, तो भी रानी मार काट कर चलती बनी सैन्य के पार, किंतु सामने नाला आया था यह संकट विषम अपार। घोड़ा अड़ा, नया घोड़ा था, इतने में आ गए सवार। रानी एक शत्रु बहु तेरे, होने लगे वार पर वार। घायल होकर गिरी सिंहनी, उसे वीर गति पानी थी। बूंदे लहर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। सैन्य यानी सेना, और संकट यानी विपत्ति। अपार यानी जिसको कोई पार न करे। अड़ा यानी रुक गया, और घोड़े पर सवार सैनिक। बहुतेरे यानी बहुत, और सिंहनी यानी शेरनी यानी वीर स्त्री। तो देखिए कवियत्री कहती है कि इस प्रकार आगे पीछे से अंग्रेजी सेना के द्वारा घेर लिए जाने पर रानी भी मार काट मचाती हुई शत्रु सेना के पार जाने लगी, किंतु दुर्भाग्यवश सामने एक नाला आ गया। उसे पार करना मुश्किल हो गया था। यह संकट ऐसा था जिस पर मतलब जिसे पार करना अत्यधिक कठिन था। इस कारण जो घोड़ा वो नाला ना पार करके अड़ गया, क्योंकि घोड़ा क्या था, नया घोड़ा था, और वो नाला पार करने में सक्षम नहीं था। वो वहां पर अड़ गया, मतलब आगे नहीं बढ़ रहा था। और इतने में ही अंग्रेजी सेना के सारे सैनिक अर्थात शत्रु वहां पर आ गए, और उस समय रानी अकेली थी, उसे चारों ओर से घेर लिया। रानी अकेली थी, शत्रु बहुत तेरे यानी बहुत सारे शत्रु थे। तो होने लगे वार पर वार, और उन सारे शत्रुओं ने मिलकर रानी पर लगातार वार पर वार शुरू कर दिए। घायल होकर गिरी सिंहनी, मतलब सिंहनी सी बहादुर रानी घायल होकर गिर गई। अब वीर गति पाने के अतिरिक्त तो उसके सामने और कोई उपाय नहीं था, अर्थात वह मर चुकी थी, यानी उसकी मृत्यु हो गई थी। बूंदे लहर बोलो के मुख से सुनी हमने यह कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी झांसी वाली रानी थी। नेक्स्ट, रानी गई सिधार, चिता अब उसकी दिव्य सवारी थी। मिला तेज से तेज, तेज की सच्ची अधिकारी थी। सिधारना यानी मृत्यु होना, और दिव्य यानी अलौकिक यानी रोशन करना चारों ओर। तेज यानी आभा यानी चेहरे की चमक। अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी। मनुज यानी मनुष्य नहीं थी, बल्कि वो अवतार थी, महान आत्मा का अवतार थी, दिव्य शक्ति का अवतार थी। हमको जीवित करने आई बन स्वतंत्रता नारी थी, मतलब हमें स्वतंत्रता दिलाने आई थी। हमारे अंदर सोई हुई मानवता
जगाने आई थी। दिखा गई पथ, सिखा गई हमको जो सीख सिखानी थी। बूंदे लेहर बोलो मुंह हमने सुनी कहानी थी। कवियत्री कहती है कि रानी स्वर्ग सिधार गई और उस समय उसके बलिदानी शरीर की जो दिव्य सवारी थी, दिव्य चिता थी, चिता पर सवार होकर उसका दिव्य रूप विलीन हो गया था। एक प्रकार से उसका जो तेजस्वी रूप है वो ईश्वर के तेज अंश में मिल गया था। वस्तुतः वह तेजस्वी कहलाने की अधिकारी थी। उसने शत्रु दल के साथ लड़ते हुए वीरता एवं निडरता का परिचय दिया। मरने के समय उसकी उम्र केवल 23 वर्ष की थी। मनुष्य नहीं थी बल्कि वह नारी के रूप में एक ईश्वरीय अवतार थी जो अपने भारतवासियों में जागृति ला दी, जिसने और हमें वीरता पूर्वक अंग्रेजों से लड़ने की प्रेरणा दे गई। वो उस समय इसी तरह की प्रेरणा की सबके अधिक आवश्यकता थी और यह कार्य रानी ने भली प्रकार से किया, मतलब हमें कर दिखाया। वह मतलब हमें स्वतंत्रता मतलब हमारा मार्ग प्रशस्त कर गई और अन्याय से संघर्ष करने की अनुकरणीय सीख दे गई। उसका संसार में जन्म ही हमें शिक्षा देने के लिए हुआ था। तो यह कहानी हमने बूंदे लहर बोलो के मुंह से सुनी थी। यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार का भी प्रयोग हुआ था। 3 लास्ट वाला आप देखिए। जाओ रानी याद रखेंगे ये कृतज्ञ भारतवासी, यह तेरा बलिदान जगावेगा स्वतंत्रता अविनाशी। होवे चुप इतिहास, लगे सच्चाई को चाहे फांसी, हो मदमाती विजय, मिटा दे गोलों से चाहे झांसी। तेरा स्मारक तू ही होगी, तू खुद अमिट निशानी थी। बूंदे लहर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी हो तो फांसी रानी थी। कृतज्ञ यानी मतलब किए हुए उपकारों को मानने वाला। अविनाशी यानी अमर और मदमाती यानी मस्त बना देने वाली। स्मारक यानी याद दिलाने वाला, यादगार। और अमिट यानी न मिटने वाली। रानी लक्ष्मीबाई इस लोक से जा चुकी है, लेकिन उसके महान उपकार को हम भारतवासी हमेशा याद रखेंगे। हम उसके प्रति आभारी हैं और अपने प्राण देकर हम देशवासियों का उपकार किया है उसने। यह हो सकता है कि कभी इतिहास उसे वैसा महत्व ना दे, भले ही सच्चाई को दबा दिया जाए और भले ही विजय प्राप्त करने वाले अपने घमंड में चूर होकर यह सब कर बैठे, किंतु रानी के बलिदान की कथा कभी समाप्त नहीं होगी। अंग्रेज झांसी को गोलों से जड़ से समाप्त भले ही कर दे, किंतु भारतवासी रानी को याद रखेंगे। रानी के कार्य स्वयं उसके स्मारक सिद्ध करेंगे, तो उनको भुलाया नहीं जा सकता। कवियत्री यही कहती है कि हमने रानी के बारे में बूंदेले से यही गाथा सुनी और उन्हें ज्ञात हुआ कि रानी बहुत मर्दानी, बहादुर, लीडर थी। वह अपने शत्रु अंग्रेजों से मर्दों की तरह खूब लड़ी थी। तो आपकी ये सुभद्रा कुमारी चौहान की झांसी की रानी कविता के 17 अवतरण 17 अवतरण कंप्लीट होते हैं। आपको इन सारे अवतरण की व्याख्या करनी है और संदर्भ तो एक ही बार लिखना है, प्रसंग भी एक ही बार लिखें, बाकी हर लाइन की व्याख्या करें। और इसके क्वेश्चन आंसर्स आप स्वयं करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन आंसर्स बहुत इजी है, आपकी बुक में है, तो आप इसके क्वेश्चन आंसर स्वयं करेंगे अपनी कॉपी में। धन्यवाद। ये चैप्टर आज यहीं समाप्त होता है।